Hello everyone, welcome back to the science class 9th students. Chapter is atoms and molecules, chapter number 3. Today's topic is the symbols of elements. Dalton has given atomic theory, right? After that he has given some symbols to represent the elements. How? See. These are the Dalton symbol. For hydrogen, he has given this symbol, a circle with a dot. For carbon, he has given this symbol, black circle. Oxygen, phosphorus, a circle divided into 3 parts. Sulfur, circle divided into 4 parts. Platinum, a circle with letter P. For iron, letter I. For copper, in a circle, letter C. Silver, S in a circle. For gold, for lead, and for mercury, and so many others also. Right? But these symbols were so much confusing. How? Because for copper, he has taken C in a circle. But carbon is also started from C. So confusion has come, and the main problem, atoms को जहाँ represent करना था वहाँ पे ये symbols work कर रहे थे, but जहाँ molecules को represent करना था वहाँ बहुत problem थी, क्योंकि molecules तो 2 या 3 या 4 elements के मिलकर के बनते हैं. तो वहाँ पे किस तरीके से वो पूरे molecule को represent करते, तो इसके लिए एक और नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, जे बर्ज़ेलियस, जिन्होंने जो स्वीडन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस तरीके से इन सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया. लेट्स सी. जे बर्ज़ेलियस हैज गिवन द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स लाइक दिस. ही हैज टेकन फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट. जैसे हाइड्रोजन starts with H, so he has taken capital H for hydrogen. For helium, because H is also already was given, so helium symbol is H and then the second letter is E, He. For lithium, Li. For boron, capital B. For carbons, capital C. For nitrogen, capital N. For oxygen, capital O. For fluorine, capital F. For neon, capital N and small e, because N is also given for nitrogen. Magnesium, Mg. Aluminium, Al. Silicon, Si. तो इस तरीके से इन्होंने फर्स्ट लेटर्स को प्रायोरिटी देकर, नेम के फर्स्ट लेटर्स को प्रायोरिटी देकर ये सिंबल्स को सेट किया. इसमें हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल से लिखा जाता है और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है. अभी भी कुछ सिंबल्स में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ. जैसे कि हमें पता है सोडियम के लिए Na यूज किया जाता है, पोटेशियम के लिए K यूज करते हैं हम, आयरन के लिए Fe यूज करते हैं. तो ये तो इनका फर्स्ट या सेकंड लेटर नहीं है. फिर ये सिंबल्स कहाँ से आए? ये सिंबल्स आए उन एलिमेंट्स के लिए जिनके नाम इंग्लिश लैंग्वेज से ना लेकर लैटिन लैंग्वेज से लिए गए. लैटिन लैंग्वेज में सोडियम का नेम नाट्रियम है. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन Na फ्रॉम नाट्रियम. पोटेशियम इज कैलियम इन लैटिन लैंग्वेज, सो वी हैव टेकन K. For iron, name is ferrum, Fe. For copper, cuprum. That's why we have taken Cu for copper. For silver, Ag, because name is argentum in the other language. For gold, we use Au because its name is aurum. For mercury, we use Hg because its name is hydra
Now I think your confusion is clear regarding this concept, the symbols of elements. Now see, next topic is atomic mass of an element. अब atomic mass क्या चीज है किसी भी एलिमेंट की? Atomic mass unit is equal to 1/12 the mass of a carbon 12 atom. किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कार्बन एटम के 1/12 पार्ट के से कंपेयर करके निकाला जाता है. जैसे one atomic mass unit is defined as exactly 1/12 the mass of an atom of carbon 12. जैसे हमने एक स्टैंडर्ड मास ले लिया कार्बन का, उससे कंपेयर करके हमने बाकी के एटॉमिक मासेस को डिफाइन किया या डिक्लेयर किया. अब हमने कार्बन को ही स्टैंडर्ड यूनिट क्यों लिया? क्योंकि हमें मालूम था कार्बन में जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं. हम एटॉमिक मास के लिए कंसीडर करते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव और न्यूट्रल जो सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों का सम, उन दोनों का प्लस, उसे हम लेते हैं एटॉमिक मास में. तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए कार्बन 12 कहलाता है. अब हमें ये पता चल गया कि कार्बन का जो मास है वो 12 AMU है, मीन्स एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 12 है, जिसे हम शॉर्ट में U से डिनोट करते हैं. अब हम इससे कंपेयर करके बाकी के एटम जिनका हमको एटॉमिक मास नहीं पता है वो निकाल लेंगे. कैसे? आप लोगों ने देखा है जब कभी रद्दी वाला घर पर आता है तो उसके पास सारे बाट नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक बाट लेकर के चल देता है, उससे एक को थोड़ी रद्दी को तोलता है, फिर उससे कंपेयर कर करके बाकी का वो अपना पूरा मेजरमेंट करता है. सेम वही चीज है. मान लीजिए हमारे पास में वाटरमेलन है. वाटरमेलन का एग्जैक्ट वेट हमें पता है 12 kg. अब हमें अगर किसी भी चीज का वेट मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके 12 पीसेस कर लेंगे. इक्वल पीसेस हमने इस वाटरमेलन के कर लिए. अब हमें पता है एक पीस का वेट 1 kg है. अब हमें जितनी भी चीजों का वेट निकालना है हम एक पीस रखेंगे. अगर एक के बराबर है तो 1 kg की है वो चीज, 2 पीस के बराबर है तो 2 kg की है. तो इस तरह से हमने एक स्टैंडर्ड अपना ले लिया इस वाटरमेलन का, जिसका कि हमें वेट फिक्स मालूम था कि 12 kg का है. इसी तरीके से हम बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको कंपेयर करते हैं कार्बन के 1/12 पार्ट से. तो हमें मिलता है हाइड्रोजन का 1U, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, आयरन 56, कॉपर 63.5 और ऐसे ही सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका वेट, सबका मास हम कार्बन के मास से कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं. ओके, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे. Objects A and B. Object A weighs around 12 kilograms is what we know. But we do not know the weight of object B, and that's what we need to find. How do we find that out? We just have a weighing balance with us. Let's put them on either side of the balance and see what happens. Clearly, object A is heavier. Now if we want to find the weight of B, we will need something smaller to compare it to. So let's say we cut object A into 6 equal pieces.
And now we compare the weight of object B with one piece. We see that this piece is still heavier than the object B. This probably tells us that we need a smaller piece for comparison. So let's assume we cut object A into 12 equal pieces, which means each piece weighs 1 kilogram. And now when we place them on either side of the balance, we see that it's in equilibrium. Now can we tell the weight of the object B? Yes, each piece of object A here is 1 kilogram. And hence we can say that object B also weighs 1 kilogram. Let me ask you something now. Can we say that the mass of object B is 1/12 that of object A? That's correct. This is exactly how we estimate the atomic mass of an atom. Since we cannot directly calculate the mass of an atom, we usually calculate it with respect to the mass of a carbon atom. We take carbon-12 as our standard. Wait, what is carbon-12? What does it mean? The element carbon has many isotopes and the carbon-12 is one among them. And do we know what isotopes are? Well, for now, we need to understand that they are different forms of the same element. So in the case of carbon, we will have slight differences in the atoms, which is what makes them isotopes. So carbon-12 is one such isotope which is found almost everywhere in nature. Thus, an atom of carbon-12 is considered to be a standard unit and atomic mass is thus calculated with respect to one atomic unit. And how do we define one atomic unit? One atomic mass unit is defined as the mass unit exactly equal to 1/12 of the mass of a carbon-12 atom. So let us assume this is one atom of carbon-12. We divide this in 12 exact equal pieces. We take one piece from this out of the complete unit. Can we say the mass of this single piece is one atomic mass unit? Absolutely. And this is used as a standard to calculate the atomic mass of any other atom. Some examples of this would include the atomic mass unit of hydrogen being 1, carbon being 12, nitrogen being 14, oxygen being 16, and so on.